सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें जेई मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट आया है उसके हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रैल अटेम्प्ट से पहले आप जितने भी अभी जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके जाइए। आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी आएगी और आगे आपको हेल्प भी मिलेगी। इस बार भी जो पेपर आए थे वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ किए गए थे और आपकी बहुत ज़्यादा उससे लर्निंग हो सकती है। तो अप्रैल अटेम्प्ट से पहले इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही मस्ट है। बिना इसको अटेम्प्ट किए आप बिल्कुल भी पेपर देने नहीं जाइए। तो पहले इनको आप पढ़ लीजिए। तो आज उसी सीरीज में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें हर जगह कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वाइड है, थोड़ा सा बड़ा भी चैप्टर है। तो आज इसको हम लोग डिटेल में हर चीज की डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, बहुत ज्यादा आपकी लर्निंग होने वाली है, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला सवाल बच्चों। पहला ही सवाल काफी अच्छा सवाल है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं। Consider the two identical metallic sphere of radius r, each having the charge q, mass m. Their centers have their initial separation 4r. तो हमारे पास दो मेटल स्फेयर है और इनका इनिशियली जो सेपरेशन है वो कितना है, 4r है। ठीक है ना, 4r है। ठीक है ना, ये 4r है और इनका इंडिविजुअल रेडियस कितना है, r। इस पे चार्ज कितना है, q। इस पे चार्ज कितना है, q। इसका मास है m और इसका मास भी है m। तो दोनों के मासेस हमें गिवन है, दोनों पे चार्जेस सेम दिए हुए हैं, दोनों की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी 4r दी हुई है। आगे पढ़ते हैं। बोथ स्फीयर आर गिवन द इनिशियल वेलोसिटी u। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इनको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दें u। तो सपोज करिए यहाँ पर आपने इसको भी u दे दी और इसको भी u दे दी, दोनों को दे दिया। ऐसे रखे हुए थे यहाँ पे इतनी दूरी पर और इसको आपने ऐसे वेलोसिटी दे दी। तो इधर जाएंगे वेलोसिटी और फिर धीरे धीरे इनकी स्पीड कम होगी और जस्ट ये कहाँ पर हो जाए, जस्ट पहुंच जाए, जस्ट आप पहुंच जाए। देखिए लिखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट दे कैन जस्ट टच ईच अदर। तो जस्ट टच कर जाए। तो कितना टच करेंगे बताइए। जब ये टच करने की पोजीशन पर होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और एक जस्ट यहाँ पर आ जाएगा। इनका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी 2r हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जस्ट टच के केस में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी है, फिर कौन सी एनर्जी है, इसमें चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब दोनों में मास है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन सेम चार्ज की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये वेलोसिटी की वजह से इधर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी लिखेंगे, फाइनल एनर्जी लिखेंगे और उन दोनों को इक्वेट कर देंगे बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी, ये सारा हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस सारे लग रहे हैं, इसलिए सिंपली हमें एनर्जी कंजर्व करनी है और कुछ नहीं करना है, बाकी आंसर हमारा तुरंत आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखिए इसके केस में एनर्जी लिखते हैं। ठीक है ना। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। इनिशियल एनर्जी देखिए इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ mu², इसका आपने मल्टीप्लाई बाय कर दिया 2 से। ठीक है ना। 4r है, तो इनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो दिस gm² अपॉन 4r। बताइए यही होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना था, u इक्वल टू माइनस gm1m2 बाय r। अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो नेगेटिव होता था। r इनके बीच का दूरी होती थी, तो वो की दूरी यहाँ पे 4r प्लस kq² बाय 4r। ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसकी वैल्यू होती थी k टाइम्स ऑफ q1 q2 बाय r। ये q1 q2 हम साइन के साथ रखते हैं क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है, इसलिए q लिख दिया और ये पॉजिटिव है। ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है। इस केस में ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी है। अब आप देखिए फाइनल कितनी हो जाएगी। फाइनल के केस में ये बिल्कुल जस्ट टकरा गए, इस मोमेंट पे इनकी वेलोसिटी 0 है। तो बताइए वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस gm² बाय 2r। इनके पास कौन सी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के जो सेंटर है वो इतने दूरी पर है, 2r दूरी पर। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इनके पास, और ये kq² बाय 2r। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसको आप इक्वेट कर दीजिए, 2 से 2 देखिए बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास,
ये वैल्यू बचेगी केवल एम यू स्क्वायर। इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगी, तो माई प्लस जी एम स्क्वायर बाय 4r माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2r, और ये वैल्यू भी इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये k, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4r, और ये प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r। देख लीजिए आप यहाँ पर कुछ नहीं करा, हमने इसको इधर लिखा है, इक्वेट है, ये वाला टर्म इधर ले गया, ये वाला टर्म इधर ले गया, इधर आ गया ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई एम यू स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस जी एम स्क्वायर बाय 4r, ठीक है ना, जी एम स्क्वायर बाय 4r, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस 1/4 के क्यू स्क्वायर बाय r। बस अब इसको हम लोग बस सॉल्व कर लेंगे और हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है खास, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, सॉल्व कर ले हम लोग इसको, बस इसी क्वेश्चन को। तो ये वैल्यू आ गई एम यू स्क्वायर, ठीक है ना, 4 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ऊपर की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये m इधर शिफ्ट कर देंगे आप, तो ये 1/4mr, इस पूरे का आप रूट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर माइनस, ये g लिखा हुआ है जी एम स्क्वायर पूरे। तो अब आप इसमें से के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बस, तो अगर आप इसमें के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर 1 माइनस जी एम स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर, ये कॉमन लिया है ना हम लोग, डिवाइडेड बाय 4mr, और इस पूरे का बच्चों क्या कर दिया, रूट कर दिया। ये तो करा है हम लोग ने। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है हमारे पास, देखते हैं जरा हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, बताइए। के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr 1 माइनस जी एम स्क्वायर बाय, तो ये वाला ऑप्शन हमारा देखिए बच्चों यहाँ पर मैच कर रहा है। कौन सा, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ये तो लिखा हम लोग ने, आप देखें पूरा ये, तो यही लिखा हम लोग, देखिए के क्यू स्क्वायर 1 माइनस जी, ठीक है ना, यही वैल्यू लिखिए, देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr 1 माइनस जी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसमें आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सब लगाना था। तो देखते हैं बच्चों ये अगला सवाल, ये इजी सा ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी आप लोग कर भी चुके होते हैं। तो हमें ये मालूम है कि जो फ्लक्स होता है, कोई भी अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज क्यू नॉट है, तो इसमें से जो फ्लक्स पास करता है दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो भी इस सरफेस के अंदर है उसको। हमारे पास क्वेश्चन सिमेट्रिकल आते हैं, तो हम उसमें क्लोज्ड अगर है उसको बना लेते हैं, उसको इमेजिन कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पर अगर आते हैं, तो आप बताइए यहाँ पर एक चार्ज ये रखा है, चार्ज क्यूब फेस पे रखा है इसके, ठीक है ना। तो आप बताइए इसको बीच में लाने के लिए अगर साइड से एक क्यूब हम और इसमें लगा दें, साइड से एक क्यूब इसमें अगर हम और लगा दें, तो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा दोनों क्यूब से मिला के, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो करेगा। तो इस आधे क्यूब से कितना पास करेगा, इस वाले क्यूब से कितना पास करेगा, इसका आधा कर जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले के लिए जो फ्लक्स पास करेगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके समझ में आ गया। इसके आगे आप एक क्यूब लगाते हैं तो उन दोनों क्यूब से मिलके, क्योंकि ये चार्ज पूरा पूरा अंदर आ जाता, सिमेट्रिकली बीच में रखा गया है, तो टोटल फ्लक्स पास करता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आधे क्यूब से यानी एक साइड के क्यूब से कितना पास करेगा, उसका हाफ कर जाएगा। अब इस वाले चार्ज ये एज पे रखा है किनारे पे बिल्कुल, इसको बीच में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब हम साइड में लगाएंगे, फिर एक इसके बगल में लगाएंगे और एक लगाएंगे, तो 3 तो इसी की साइड लगाएंगे और 4 ऊपर लगाएंगे। तो टोटल कितने क्यूब होंगे हमारे पास, 8 क्यूब होंगे। जब 8 क्यूब सिमेट्रिकली जब रखेंगे इसमें, तो ये एग्जैक्टली मिडिल पर आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स 8 इसी तरह के 8 क्यूब्स हैं, उनमें से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो कितना करेगा, 2 क्यू बाय 8 कितना करेगा, 2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये करेगा। और ये क्यूब कितना है, 8 क्यूब है, सिंगल क्यूब है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सेकंड फ्लक्स आ गया वो आ गया कितना हमारे पास, 2 क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, 5 1 प्लस 5 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्यू अपॉन
4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया 3/4 क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हमारे पास बच्चों कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन देखिए हमारा ये करेक्ट आ गया, 3q/4 एप्सिलॉन नॉट हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो ये इजी है क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का आया वो भी है। और फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी से ही हम लोग को पता भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आप देखेंगे एक चीज और भी हम देखेंगे कि आपको सारे ऑप्शन करने की भी जरूरत नहीं है, इमीडिएट वैसे भी हो जाता है। अब आप पहला देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज लूप। तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, लूप नहीं बना रही है ये। और अगर ये नेगेटिव है तो फील्ड अंदर की तरफ आती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्लोज नहीं बनाती है। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन उल्टा घूम के नहीं जाती। तो ये पहला वाला ऑप्शन देखिए बच्चों गलत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज लूप, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये गलत है। ये हम लोग प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हैं इसकी, फील्ड लाइंस की, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं क्लोज लूप होता है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस में हम लोग ये यूज करते हैं कि क्लोज होता है और एक में नहीं होता। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन ही नहीं है। और आप देखिए इसमें ए में भी फर्स्ट दिया है, बी में भी दिया है, और सब में ए दिए हुए हैं, तो जिसमें ए नहीं होगा वही करेक्ट होगा। तो डेफिनेटली अगर ए बी सी करेक्ट नहीं है और हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं, तो फोर्थ ही ऑप्शन हमारा इस केस में करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी अगर आप ना भी सॉल्व करें तब भी हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन हो सकता था कोई ऐसे दो ऑप्शन दे दें जिसमें ए दो बार ना हो। तो फिलहाल हम लोग को सब आना चाहिए, एज अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि एक्चुअली में है क्या 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 रीजन है। बी वाला देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड व्हेन द चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो। तो यही हमने बताया, चार्ज ग्रेटर देन जीरो है तो ये बाहर की तरफ होंगी, तो ये स्टेटमेंट बच्चों सही हो गया। द गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो गॉस लॉ जो हम लोग यूज करते थे वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये बेसिक है 1/r स्क्वायर को, तो ये भी करेक्ट है। तो बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो फील्ड है हमारे पास, ठीक है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी क्लोज पाथ के लिए कुछ वर्क डन पॉजिटिव होगा और कुछ वर्क डन नेगेटिव होगा। कोई ऐसे फील्ड हम बना लें और इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे ले जाके ऐसे घुमा के लेके आ रहे हो, तो इस केस में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्लोज लूप। तो ये भी सही है। द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर द कूलम्स फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन द प्लेन। तो ये भी सही है, कूलम्स लॉ जो हम लोग यूज करते हैं वो उसी प्लेन पे लाई करता है, क्योंकि फोर्स आता है, फोर्स के बाद एक्सेलरेशन आता है, तो जिसमें फोर्स नेट फोर्स लग रहा है उसी प्लेन पर एक्सेलरेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी सही है, सी सही है, डी सही है और ई भी हमारा सही है, तो हो जाता है, ठीक है ना। इस वाले पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इस तरह की क्वेश्चंस भी हम लोग जब जनरली थ्योरी पढ़ते हैं, जब इसको करते हैं तो कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक, देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये हमारे पास, ठीक है ना, इंसुलेटिंग वायर है, लेंथ 10 सेंटीमीटर का, और इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 24 माइक्रोकूलम का। तो एक रॉड है हमारे पास जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है और इस पे टोटल चार्ज है 24 माइक्रोकूलम का। इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चार्ज और रखा गया है, क्यू चार्ज रखा गया है जो 1 माइक्रोकूलम का है, और इस रॉड से इसका डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। रॉड 2 सेंटीमीटर, इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर तक हमें चार्ज नहीं मिलेगा। 2 सेंटीमीटर से रॉड शुरू होगी और फिर ये आगे बढ़ते रहेंगे, 10 सेंटीमीटर तक की रॉड है, यहां तक हमें मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है कि इस चार्ज पे फोर्स कितना फील होगा, ये पूछा गया है। तो आप बताइए इस पॉइंट पर इस रॉड की वजह से, ये जो रॉड है हमारे पास, ये जो रॉड है, ठीक है ना, इसकी लेंथ सपोज करिए अभी हम एल एज्यूम कर लेते हैं, जो आपने पढ़ा होगा पहले, और ये पॉइंट है, कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, यहां से इसका डिस्टेंस कुछ ए है, और ये रॉड पे हमने चार्ज किया हुआ है, टोटल चार्ज मान लेते हैं कितना है? क्यू है, और इसकी लेंथ एल है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हर हिस्से का बताइए इस पॉइंट से इसके इस चार्ज की दूरी अलग होगी, इस चार्ज की दूरी अलग है, इस चार्ज की दूरी अलग है, तो इन सब की वजह से इस पॉइंट पर जो टोटल फील्ड आएगी वो अलग अलग आएगी, हर हिस्से के लिए अलग अलग फील्ड आएगी, क्योंकि हर एक हिस्सा, इसका कोई भी हिस्सा आप लोगे उससे इसकी दूरी बदलती जा रही है, डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस सिस्टम है, ठीक है ना।
तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्या करते थे आप लोग बताइए, यहां से हम लोग क्या करते थे, यहां से किसी x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट कट करते थे, dx एलिमेंट करते थे, बताइए ऐसे करते थे हम, यहाँ फिर से बना दे रहे हैं, ऐसे आपने बना दिया, मान लीजिए पॉइंट Q यहाँ पे, P पॉइंट यहाँ पे लिख लिया आपने, और हमने क्या करा, यहाँ से किसी एक x डिस्टेंस पर एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कट कर लिया, ये आ गया dq, और dq की वैल्यू कितनी होती थी, लैम्डा dx, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना, ये बाद में भी हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे। और ये x है और ये डिस्टेंस कितना है a, तो लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, a से लेके a प्लस एल तक होगी, ये l जो लेंथ है इसकी जो भी हमने आपको बताई, हमारे लिए l की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, a की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस पॉइंट पर अगर हम फील्ड निकाल लें, E निकाल लें, तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू ई होती है, बाद में हम ये इनका जो है चार्ज रख देंगे, कितना है 1 माइक्रो का। तो बेसिकली हम इस पॉइंट पर फील्ड निकाल लें बस, है ना। तो बताइए इस छोटे से चार्ज की वजह से जो डिफरेंशियल फील्ड होगी, वो हो जाएगी हमारे लिए कितना, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाय, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ के बाहर कर दीजिए, ये लैम्डा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगा दीजिए a से लेके a प्लस एल तक। तो E की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास बच्चों, के लैम्डा भी बाहर कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी -1/x, लिमिट आप लगा देंगे a से लेके a प्लस एल तक, तो ये वैल्यू आ गई के लैम्डा, तो ये 1/a माइनस 1/a प्लस एल, इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो E की वैल्यू आ गई हमारे पास के लैम्डा, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितना आ गया ऊपर, एलसीएम लेंगे a प्लस एल माइनस एल, तो ये l अपॉन a ऑफ a प्लस एल। ये देखिए हम लोग को फॉर्मूला भी एक तरह का याद रहता है, ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये वैल्यू आ गई के लैम्डा l अपॉन a प्लस एल, है ना। अब आप देख लीजिए हम लोग को फाइंड करना है, इसमें a की वैल्यू कितनी है बच्चों बताओ, a हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, ये a दिया है, l की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब यूनिट का भी हमें देखो बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसमें हमें जो है यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमें सेंटीमीटर में दिया है तो कन्वर्ट करके मीटर में रखेंगे। k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, और इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स अगर हमें निकालना है तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई, Q हमें गिवन है कितना 1 माइक्रो कूलम का, 1 माइक्रो कूलम ही दिया हुआ है, तो 1 Q की वैल्यू 10 की पावर -6 हो जाएगी। तो अब हम लोग बस इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व करना है। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग यहाँ पर तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए E इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा कितना होगा बताइए, टोटल चार्ज कितना था इसमें, देखिए टोटल चार्ज कितना था इसमें, देखिए टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, टोटल चार्ज हमें दिया है, ये 10 सेंटीमीटर की रॉड है और 24 माइक्रो कूलम का इसमें चार्ज दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, तो 24 माइक्रो कूलम का चार्ज है, 24, तो ये आ गया हमारे पास के, लैम्डा कितना होगा 24, लैम्डा कितना होता है, लैम्डा होगा हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू होगी चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, चार्ज कितना है 24 इंटू 10 की पावर -6, और लेंथ कितनी थी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 ये लैम्डा आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू आप लिख दीजिए 24 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.1। अब आ जाते हैं, ये वैल्यू आपने लिखी एल कितना था 10 सेंटीमीटर, एल क्या था 10 सेंटीमीटर, तो इसको 0.1 लिख दीजिए आप, डिवाइडेड बाय ए कितना था 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये 0.2 लिख दीजिए, 0.02 लिख दीजिए, ठीक है ना। और a प्लस एल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर को हम 0.12 लिख देंगे, बताओ ये लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस एल, a 2 सेंटीमीटर, ये l, तो 12 सेंटीमीटर, 12 को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम लोग को बस सॉल्व कर लेना है, वैल्यू आ जाएगी, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि 10 की पावर -6 है, तो यू विल गेट फोर्स, आपको यहाँ पे फिर क्या मिल जाएगा, फोर्स ही डायरेक्ट मिल जाएगा। अब फोर्स लिख दीजिए, ये हमने E लिखा है और ये हमने 1 माइक्रो कूलम का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस यू हैव टू सॉल्व करना है आपको। अब आप देख लीजिए जरा यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम क्या करें यहाँ पर, तो देखिए इसको अगर आप यहाँ से हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए, ठीक है ना, और इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो
तो देखिए ये 12 और ये 2 24, तो 24 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन आंसर सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये 100 आ गया, 10 की पावर -6 है, ये -6, 10 की पावर 9, केवल ये देखिए नया 9 ही बच रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 90 न्यूटन। तो फोर्स आ गया हमारे पास कितना, 90 न्यूटन का जो है फोर्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 10 बचा, सॉल्व करके इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो यू विल गेट 90 न्यूटन। तो बहुत आराम से हो जाता है, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, विल गेट द इजी आंसर। तो इस तरह से हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये हम लोग करते भी हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है और ऐसे ही हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट की ऑब्वियसली क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। द 5 पॉइंट चार्जेस ईच हैविंग द चार्ज क्यू, तो हर एक चार्ज क्यू का है और ये पेंटागन है, 5 साइड्स हैं इसमें। इसके सेंटर पे O पॉइंट है कोई पे, तो इस पॉइंट पर आपसे पूछ रहे हैं फील्ड कितनी होगी, E कितना होगा, और इस पॉइंट पर ही आपसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसका हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो आप बताइए सिमेट्री की वजह से ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज की फील्ड इधर होगी, फिर ये इधर होगी, फिर इसकी वजह से इधर होगी, तो नेट कितनी हो जाएगी सिमेट्रिकली। अगर वो सेंटर पे रखा है और सब जगह सेम अमाउंट का चार्ज है, सबकी दूरी भी बराबर बराबर है, डिस्टेंस भी सेम है, तो नेट फील्ड यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, लॉजिकली बताइए। ई की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी, तो E की वैल्यू 0 होगी। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो A की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर, ठीक है ना। एक चार्ज Q है हमारे पास, एक चार्ज Q है और यहां पर इसका डिस्टेंस कितना है R, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता था, के क्यू बाय आर हो जाता था। अब जो भी वैल्यू, अब ये सभी का Q Q Q Q है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग आप लिखोगे तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। सबके लिए के क्यू बाय आर है सेंटर पे, सब के है, सबकी दूरी भी आर है, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 5 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल आ गया इतना और फील्ड आ गई 0। तो E की वैल्यू 0 है, ये ठीक है। तो E की वैल्यू 0 किसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों में है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा इस केस में, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए बी ऑप्शन आ गया और यही आ रहा है 5 क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल आराम से हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों, आ रहा है समझ में सब, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। बहुत ध्यान से सुनिए सारी चीजें, हर कॉन्सेप्ट आपको इसमें हम आपको बताते जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं सारी। अब देखिए 3 स्मॉल आइडेंटिकल बबल्स ऑफ वाटर हैविंग द सेम चार्ज, ठीक है ना। तो 3 हमारे पास यहाँ पर है ऐसे बबल्स, इनमें चार्ज कितना है, Q Q Q, इनका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक है ना। इनको मर्ज करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई जो कैपिटल R है और चार्ज इस पे हो गया 3Q। तो इस पे अगर आप पोटेंशियल देखेंगे एक सिंगल का, V1 लिख लेते हैं इनिशियली, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर। इसमें अगर हम देखेंगे V2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बाय कैपिटल आर। लेकिन अब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में हमें रिलेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं को मर्ज करके बड़ी बनी है ड्रॉप एक हमारे पास, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो कंजर्व होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका बताइए, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, बाय कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल होगी ना, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये कैपिटल आर इसका रेडियस लिखा है हमने, यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आर इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3 की पावर 1/3 आर इक्वल टू कैपिटल आर आ गया। तो ये रिलेशन आ गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें हम लोग, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, के 3Q डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की जगह 3 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये के क्यू बाय आर हो गया, और ये 3 इधर चला गया, तो 3 की पावर 2/3 ये आ गया। ये हमारे पास फाइनल आ गया। अब आप देख लीजिए यार, आपसे पूछा क्या गया है ना, आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल टू फाइनल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 1 इनिशियल है, यानी कि ये V1, आपसे पूछा जा रहा है कि V1 बाय V2 कितना है, तो ये वैल्यू है के क्यू बाय आर, और ये वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर और 3 की पावर 2/3, तो ये आ गया 1/3 की पावर 2/3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये थर्ड ऑप्शन बच्चों देखिए करेक्ट है, दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो ये वाला ऑप्शन सही है। इसका देखिए पहला ऑप्शन भी देखिए बिल्कुल इसी तरह से लिखा गया है, लेकिन आपको ये ध्यान बहुत रखना है लैंग्वेज का,
कि भैया इसमें पहले कौन सा है, न्यूमिनेटर में कौन सा है, वन ऑफ द इनिशियल बबल पूछा है, तो पहला इनिशियल बबल है यानी कि V1, और बाद में है डेट एंड डेट ऑन, यानी कि ये डिनोमिनेटर में आएगा बाद वाला हिस्सा, जैसे लिखा है पहले न्यूमिनेटर फिर डिनोमिनेटर। अगर ये उल्टा पूछ लेते तो फिर हमारा ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत समझदारी से, बहुत ध्यान से, पूरी अवेयरनेस के साथ आप करोगे तो बिल्कुल सही हो पाएगा। कहीं पर भी भटक गए जरा सा भी कॉन्सेप्चुअली तो फिर मामला गड़बड़ है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो आपसे वो गलतियां नहीं होंगी जो आप लोग जनरली कर देते हैं। बस सुनना है और ध्यान रखना है बस। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखने में तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है जैसे कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप देखो तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब आप देखिए हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा लॉजिक अगर आपका है डेवलप हो गया है, और नहीं हुआ है तो थोड़ा प्रैक्टिस से उसको डेवलप करा जाता है, ठीक है ना, तो बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं। कम से कम इतना तो हम बता ही सकते हैं कि ये दो ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। देखते हैं अब हम लोग, जरा इसको बताइए। आप बताइए, इसके सेंटर पे फील्ड पूछी गई है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। आप बताइए इस सेंटर पर अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सेम अमाउंट के हैं, ये इधर भी पॉजिटिव चार्ज इधर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस जगह पर क्या होंगे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे या इक्वल अपोजिट फील्ड होगी और दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ई की वैल्यू में के आएगा, क्यू आएगा, बाय आर आएगा, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो जीरो। तो इन दोनों चार्ज की वजह से जो हमारे पास फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। अब आप बताइए इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगी, इसकी वजह से भी कोई फील्ड अपियर नहीं होगी, कुछ फील्ड इसकी वजह से होगी, कुछ इसकी वजह से, वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो देखा जाए फील्ड हमारे पास अब बची किसकी वजह से, फील्ड हमारे पास केवल बची किसकी वजह से, फील्ड बची हमारे पास, यहाँ पर फील्ड हमारे पास केवल बचेगी इसमें इस चार्ज की वजह से, जो ये है चार्ज, कौन से चार्ज, ये वाले चार्ज, एक ये चार्ज है जो कि माइनस क्यू है, और एक चार्ज जो है ये प्लस क्यू है बस। और ये इसकी यहाँ से ये कितना है, 30 डिग्री दिया है आपको, ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा भाई, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, बस इसकी वजह से। बाकी ये चार क्यू जो है हमारे लिए बेकार हो गए। अब आप बताइए फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, तो पॉजिटिव की वजह से वो फील्ड इधर लगाएगी फोर्स, इस डायरेक्शन में फील्ड होगी मतलब, और नेगेटिव की वजह से भी फील्ड इधर की तरफ होगी, यही तो होगी। तो दोनों जो फील्ड हैं वो टोटल मिला के इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, तो फील्ड एक्चुअली में इस डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, 2E, और यहाँ से इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिख दीजिए। आप कहेंगे ई कितना, ई हमने एक सिंगल चार्ज के लिए लिखा है जो कि है कितना, के क्यू बाय आर, आर जो इसका रेडियस थी है, बताइए के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक सिंगल चार्ज की वजह से, केवल इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होती, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होता, और नेगेटिव चार्ज भी इसे अपनी तरफ खींचेगा तो भी फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, जिसको हमने यहाँ पे 2E लिख दिया। तो अब बताइए ये कौन सा डायरेक्शन आ गया, बताइए इस डायरेक्शन में फील्ड आ गई कितनी, 2E cos 30, और ये फील्ड आ गई ऊपर की तरफ 2E sin 30। तो माइनस आई कैप आएगा, देखिए ये माइनस आई कैप आ रहा है और प्लस जे कैप आ रहा है, बताओ इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो माइनस आई कैप के अलॉन्ग आना चाहिए और प्लस जे के अलॉन्ग आना चाहिए। तो भैया माइनस आई कैप होना चाहिए और प्लस जे कैप होना चाहिए, तो देखिए ये पहला नहीं होगा, ये दोनों, ये दूसरा वाला दोनों सेम है। अब ये माइनस आई कैप है, प्लस जे कैप है, और ये भी है, तो सी और डी में तो देखिए आंसर कोई हो सकता है, आगे बस सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हो भी गया, आई वाला आप देख लीजिए, आई वाला कितना है, आई कैप वाला -2i cos 30, ये तो लिखा है आई कैप, और ई की वैल्यू कितनी लिखी थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर cos 30 √3/2 इंटू आई कैप, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √3 के की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, √3 आई कैप के टर्म्स में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 5 आई कैप आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा देखिए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू तो आ रही है, √3 आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आप ऊपर वाला देखेंगे जे वाला, तो जे कैप वाला कितना होगा, फॉर वाई एक्सेस के लिए हो जाएगा 2E sin 30, है ना, तो 2E sin 30 कितना, sin 30 हाफ होता है, तो केवल E आ जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय आर, तो केवल यहाँ पर जे कैप आ जाएगा।
ये माइनस साइन बाहर लिखा हुआ, उस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो देखिए प्लस में ही आ रहा है, ये आप कंफ्यूज मत हो, ये बाहर भी एक माइनस लगा है, माइनस अंदर कर दीजिए तो माइनस आए क्या प्लस, तो आराम से ये वाला सवाल भी हो जाता है। तो इजी है क्वेश्चन, लॉजिक से करें तो आराम से हो जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, मैकेनिक्स में हम लोग भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। Simple pendulum has a bob with a mass m charge q. The pendulum string has a negligible mass when the uniform and the horizontal electric field is applied. तो एक पेंडुलम है हमारे पास ऐसे, और इसमें एक बॉब है जिसका मास m है और इसमें कुछ चार्ज भी है। अब आपने क्या करा, इसको एक फील्ड लगा दी ऐसे, E आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई के साथ, इसकी वजह से बॉब थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा अगर इसमें है, तो ये फोर्स आपने लगा दिया F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ पर इसका एक वेट लग रहा था mg, और ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन, ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा। तो इक्विलिब्रियम में तो आपको क्या है, बस फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने बना लिया, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी। इनका रिजल्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा, रूट ओवर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, ये नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, रूट ओवर एम जी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास पहला वाला ऑप्शन देखिए करेक्ट है, रूट ओवर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और इस तरह से सॉल्व कर लिया, बिल्कुल आराम से हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, हमारी बात सुनिए, समझिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ए गिवन है, बी गिवन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1020 पे 500 दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन बता। तो ये हमें यहाँ से पोटेंशियल पता करना, तो पोटेंशियल का रिलेशन क्या है फील्ड के साथ, तो पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, और डी आर की वैल्यू कितनी होती है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, है ना, ये मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो हम डेवर लगाते हैं, खैर हमने डी लिख दिया, वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो v की वैल्यू कितनी, अब याद रखिए जब भी हम, क्योंकि हमें यहाँ लिमिट का तो अभी कोई आइडिया नहीं है, तो जब भी फिजिक्स में हम कोई चीज इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं तो हमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी यूज करना पड़ता है, तो मैथ्स की जो बेसिक रूल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले फिलहाल लिख लेते हैं, माइनस हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, ठीक है ना। ये आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो प्लस सी एक आगे हम और लगा देंगे इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई है बच्चों, है ना। तो इसको सॉल्व करें जरा आप, तो ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ हो जाएगा, जे के साथ हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये वैल्यू आ जाएगी बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लगा दिया, ये आ गया पोटेंशियल। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई, माइनस अभी भी हम बाहर रख रहे हैं, तो 5 एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी दी है बी, तो 5/2, तो ये आ गया 5/2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी, ये सी कांस्टेंट है और ये वी आ गया। तो हमारे पास एक्चुअली में देखा जाए तो ये हमारे पास पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और सी जो है एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, क्योंकि हम लिमिट नहीं जानते हैं इसमें, लेकिन हमें एक कंडीशन गिवन है, ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि अगर आप x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू अगर आप 20 पुट कर दीजिए तो पोटेंशियल 500 हो जाएगा, जैसे मैथ्स में भी हम लोग सॉल्व करते थे c निकालने के लिए, तो ये वैल्यू आप बस पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c, आपको c मिल जाएगा। जरा निकाल लेते हैं, तो 500 वोल्ट है, कब है, माइनस ए 5x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस 5/2 वाई स्क्वायर, वाई कितना है 20, तो इसने आपने 20 का स्क्वायर कर दिया, प्लस सी, सी याद रखिए बाहर लिखा हुआ, तो ये हो गया -500, ये 500 हो गया, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस पूरा इधर चला जाएगा, तो 500 प्लस 1500 इक्वल टू सी, तो कितना आ गया 2000 आ गया, तो सी जो इंटीग्रल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 2000 आ गई। तो अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5/2 वाई स्क्वायर प्लस 2000। देखा जाए अब हमें एग्जैक्ट ये वैल्यू पोटेंशियल मिल गया कि पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है एज अ एक्स और वाई चेंज होने पर एज अ वेरिएबल। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब है कि एक्स भी जीरो रख दीजिए और वाई भी जीरो रख दीजिए,
तो x0 रखा, y0 रखा, केवल 2000 बचा, 2000, तो 2000 ही हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया। तो ये बाउंड्री कंडीशन इसमें हमें लगानी पड़ी, ये कंडीशन लगानी पड़ी, ये वाली कंडीशन। तो ये मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट है, हम लोग कभी अवेयर नहीं होते, तो ध्यान से करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको इस तरह के सवाल। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारे, आराम से ये भी कर लेते हैं। अ पॉइंट चार्ज 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज। तो एक 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है जिसको हमें ए से बी तक लेके जाना है। तो जो वर्क डन होता है वो एक्चुअली में Q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें VA माइनस VB और इस वाले चार्ज को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास। तो देखा जाए हमारे पास है क्या एक्चुअली में कि एक चार्ज यहाँ पे रखा है, कितना 10⁻⁸ कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा गया, और ये कोई पॉइंट A है हमारे पास, यहाँ पर कोई पॉइंट B है, तो इसका पोजीशन ये कुछ R1 गिवन है, इसका पोजीशन कुछ R2 दिया है। तो अगर हमें ये A निकालना है तो हम पोटेंशियल VA माइनस VB अगर मॉड लिखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे? इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे देख लें, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ देख लें। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट कितने गिवन है? 4,4,2 और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,2,1। तो एक्चुअली में हमें इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा R2। तो VA की वैल्यू कितनी होगी? KQ बाय R1, और B की वैल्यू कितनी होगी? KQ बाय R2। चार्ज तो सेम ही है, चार्ज लेकिन R कितना है बताइए? इसके कोऑर्डिनेट अगर ये हैं तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितना होगा? तो R1 की वैल्यू हो जाएगी, R1 की वैल्यू √4² प्लस 4² प्लस 2², ये 36 आता है तो 6 आ गया। और R2 की वैल्यू हो जाएगी 2² प्लस 2² प्लस 1, तो ये 9 आता है तो ये 3 हो जाएगा। तो VA माइनस VB करेंगे आप यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास KQ, ये वैल्यू आ जाएगी 1/6 माइनस 1/3, मॉड में ही हमें लिखना है, बाद में सॉल्व कर लेंगे। और ये KQ कितना दिया था हमारे पास? 10⁻⁸, 10⁻⁸, और ये हमें सब मीटर में ही गिवन है, तो ये वैल्यू आ गई 1/6, मॉड में लिखोगे तो 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्या बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस में ये 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को ही तो हम मूव कर रहे हैं, यानी कि इस जगह से लेके इस जगह था, मतलब अगर आप देखो तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें मूव करना है, किसको? इस चार्ज को, 2 माइक्रोकूलम को। तो हमें इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और चार्ज कितना है, इसको मूव कराना है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻6, ठीक है ना। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, 10⁻⁻8/6। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 से 3 कैंसिल कर दिया, 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 के टर्म्स में आएगा। तो देखिए 3 केवल यही दिया है तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये 10⁻⁸, ये 9 सॉल्व करेंगे तो ये मिल गया 10⁻⁻6 ये लिखा हुआ है, और ये 9 और ये 8 लिखा है, तो ये केवल वो एक बचेगा 10, तो ये हो गया 30 × 10⁻⁻6। तो जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों हमारा ये वाला आ जाता है, आराम से आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ गई। लेकिन ऐसे ही करना है, थोड़ा मैथमेटिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका हमें ध्यान। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, अच्छा सवाल है। तो 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 नैनोकूलम एंड 2 नैनोकूलम, नैनो का मतलब है 10⁻⁹ है ना, 10⁻⁹ को नैनो कहते हैं, आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, और एक थर्ड चार्ज है 3 नैनोकूलम का जो इन्फिनिटी से लाना है उसके, और आंसर हमें माइक्रो जूल में बताना है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले, खुद से ट्राई करिए। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चार्ज हमने रखा है Q1, यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q2, एक थर्ड चार्ज हमें यहाँ पे लेके आना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर। वो थर्ड चार्ज हमारे पास कौन सा है? 3 वाला। और ये Q1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 नैनोकूलम, और ये लिख सकते हैं आप 2 नैनोकूलम, कोई दिक्कत नहीं। और जो थर्ड चार्ज है उसको यहाँ तक लेके आना है। तो देखा जाए बेसिकली इस P ये पॉइंट P मान लेते हैं, मान लीजिए, तो इस P पॉइंट पर इस बाहर के चार्ज को यहाँ रखना है। तो जब इसको यहाँ रखेंगे तो इसका भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, इसका भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। तो एक्चुअली में हम P पॉइंट पे क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे, कितना पोटेंशियल है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा, किसकी वजह से? दोनों चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से। तो पोटेंशियल
एट P ड्यू टू Q1 एंड Q2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है तो V1 V2 कर देंगे, तो KQ1 बाय R, ये R इसके लिए भी देखिए 3 सेंटीमीटर है और इसके लिए भी 3 है, प्लस KQ2 बाय R। याद रखिए हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय R 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर -2, और चार्ज आपने ऐड कर दिया Q1 प्लस Q2, तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर -9, नैनो है ना, नैनो है, तो ये 1 इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा, और वो भी ऐसे ही, और ये आपने ऐड किया तो 1 प्लस Q2 ये आ गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया इन्फिनिटी पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं, आ जाएगी वैल्यू, तो 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, और ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 900 वोल्ट। तो 900 इस पॉइंट का बच्चों जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 900 वोल्ट का है। तो हमें वर्क डन बताना है कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन जो होता है, द वर्क डन विल बी इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। अब चार्ज कितना था जिसको लेके आना था, 3 इंटू 10 की पावर -6, -9 होगा, -9, ठीक है ना, -9 होगा, 3 वाला था ना, और कितना पोटेंशियल है, तो 900 वोल्ट का, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाइड बाय 900 कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 27 ये हो गया, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -7 आ गया, एक इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2.7 इंटू 10 की पावर -6 जूल में आ गया, आपसे माइक्रो जूल में पूछा है, तो आंसर कितना हो गया, 2.7 जूल हो गया, इतना माइक्रो जूल हो गया, तो ये आंसर हमारे पास 2.7 माइक्रो जूल आ गया बच्चों। तो इस तरह से देखिए आराम से सवाल हमारा हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो देखिए 27 भी दिया है और 2.7 भी दिया है, तो बिल्कुल आप जो है थोड़ा होशियार रहिए इसमें कि वो कुछ वो ना करें, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर कितना है 2.7, और पूछा किस में गया है, माइक्रो जूल में, तो आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, इसमें चार्ज दिए हैं हमें, 3 चार्ज गिवन है और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और पूछ रहे हैं कि इनका डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक्चुअली में Q इंटू R वेक्टर ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये होता है डायपोल मोमेंट, है ना, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, कोई एक चार्ज और ये। तो अब आपको बस क्या करना है, सब ऐड कर देना है इसमें। तो आप बताइए अगर हम यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 ऐसे लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऐड करना है। तो Q कितना दिया है, +2Q दिया हुआ है, और इसका डिस्टेंस कितना दिया है, इसको अगर आप आई कैप में लिखेंगे तो ये -3a आई कैप हो जाएगा, सॉरी जे कैप होगा, y कोऑर्डिनेट दिया है इसका, तो ये जे कैप हो जाएगा, बताइए जे कैप हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट। फिर इसके लिए आ जाते हैं, ये कितना दिया हमें 3Q चार्ज, और इसका कितना हो जाएगा 2a आई कैप हो जाएगा, प्लस Q3 कितना दिया हुआ है -4Q, तो ये -4Q, और R3 कितना दिया हुआ है हमें -2a, तो -2a आई कैप, तो ये वैल्यू हो गई -2a आई कैप। सॉल्व कर लें जरा इसको, तो ये वैल्यू आ रही -6AQ जे कैप, और ये कितना आ रहा है हमारे पास 6, और ये कितना आ रहा है 8, देखिए ये कितना आ रहा है 6, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 6 और 8 कितना होता है 14, तो ये आ गया 14QA आई कैप। तो यही हमारा इसमें आंसर होना चाहिए। तो इसमें सब में 2 कॉमन लिया गया, तो आप भी 2AQ कॉमन ले लीजिए, 2AQ कॉमन ले लीजिए, तो ये -3J कैप प्लस 7 आई कैप हो जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास 2A³ -3 आई कैप प्लस 7J कैप। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आराम से बच्चों ये सवाल हो जाता है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। The electrostatic potential in a charged spherical cell of radius RV equal to हमें given है, तो potential as a function of R हमें given है, A और B कोई constant है। The total charge in the sphere of the unit radius यानी कि R की वैल्यू वो कितनी बता रहे हैं 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, इसके लिए पूछा गया है। तो हमें एक्चुअली में क्या फॉर्मूला लगाना था, गॉस का E डॉट डी ए विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो करना है हमें, ठीक है ना। अब हमें देखिए पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो फील्ड कैसे निकालेंगे, फील्ड होता है -dV/dr, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप,
तो dy बाई डी ऑफ आर, ये लिखा हुआ है हमारे पास ए आर क्यूब प्लस बी। इसको सॉल्व किया आपने तो ये वैल्यू आ गई माइनस ए 3 आर स्क्वायर। ई की वैल्यू ये आ गई हमारे पास माइनस 3 AR स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम लोग, इसको आप ऐसे पुट कर दिए इंटीग्रेशन, तो ये आ रहा है तो माइनस 3 AR स्क्वायर ये आ गया। और ये स्फेयर है इस तरह से, तो इसका रेडियस कितना होगा, किसी आर डिस्टेंस पर इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 πr² हो जाएगा। ये फील्ड आ गई एज अ फंक्शन ऑफ आर, ये हमारे पास आर ये आ गया यहाँ से, इक्वल टू क्लोज्ड, इनक्लोज्ड के लिए आपसे पूछा है डिवाइडेड बाय। अब आप r की वैल्यू यहाँ पे पुट क्या करेंगे, r की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है 1, तो आप r की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करते तो ये -3 आ जाता, यहाँ पे अब आप पुट कर दीजिए 1, तो ये तो सब 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी -12 a इंटू पाई, और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट, तो यू विल गेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये इनक्लोज्ड चार्ज हमारे पास आ गया, कितना आ गया -12 a पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जरा देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा पाई a एप्सिलॉन नॉट, तो पाई a एप्सिलॉन नॉट ये दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -12, तो ये -12 देखिए बच्चों आंसर आएगा। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से होता है, लेकिन बच्चों ये क्लिक नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली थोड़े साउंड होते हैं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है ना, तभी इसके क्वेश्चंस हम लोग जनरली कर पाते हैं। और क्वेश्चंस का लेवल भी इस बार ठीक है, ऐसा बहुत इजी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चंस को करने में काफी दिक्कत बच्चों को आई है। तो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, ये है डाइपोल का क्वेश्चन, और ठीक है अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है तो आराम से हम लोग इसको कर लेंगे और सॉल्व हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके ऑप्शन जो है बहुत क्लोज दिए हुए हैं, तो पूरा आपको ठीक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई तुक्का मारने का हम लोग का काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तो टू शॉर्ट डाइपोल ए एंड बी, तो ए और बी देखिए ये हमारे पास डाइपोल हम आपको बताते हैं। एक देखिए ये डाइपोल है, ये माइनस प्लस, और ये पॉइंट पी है, और एक डाइपोल ऐसे रखा गया। तो एक तो इसकी एक्सियल पोजीशन पे रखा गया और एक इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। जैसे एक डाइपोल ये है माइनस प्लस, तो ये वाली पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है, और जब इसी के एक्सेस पे रखते हैं तो उसको हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो हमें ये मालूम है कि अगर एक डाइपोल, ये देखिए आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, अगर हमें ये पॉइंट पी पता है तो हमें ये मालूम है कि जो डाइपोल होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और इस डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू हमारे पास होती है, जो फील्ड इससे आती है, फील्ड बतानी है ना, तो इसकी फील्ड कितनी होती है एक्सियल पोजीशन में 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब होती है, और डायरेक्शन किधर होगा, जो पास में चार्ज है उसकी तरफ ही होगा इसका डायरेक्शन। p की वैल्यू कितनी है, p क्या होता है, इन दोनों में से जो भी चार्ज है q1 तो q1 और मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का जो दूरी होती है, ये हम लोग लिखते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है ना, ये r1 लिख लीजिए, तो ये r1 हो जाएगा डिस्टेंस। और ये r वो डिस्टेंस है इस पॉइंट पर आपको कंसीडर करना है, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये r होता है। ये आप लोग डेरिवेशन भी करते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है जो हम लोग को पता होती है। इसी तरह से अगर कोई हमारे पास इस तरह से रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है एक नेगेटिव है, और आपको इस पॉइंट पर फाइंड करना है, तो हम लोग जब इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं तो इसकी फील्ड किधर की तरफ आती है, ऐसे कुछ इधर की तरफ ई की वैल्यू आती है, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है kp बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब। p वही है यहाँ पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है r1 और ये चार्ज q1, तो p की वैल्यू तो वही आ गई हमारे पास q1 इंटू r1, और r ये डिस्टेंस है, यहाँ से इनका ये जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से ये डिस्टेंस। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखिए kp बाय आर क्यूब आ रही है, और एक्सियल पोजीशन पे 2kp बाय आर क्यूब आ रही है, तो डबल हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग को पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब आपको बताते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, यही दो आपको पोजीशन दी हुई है। आपसे देखिए ये जो हमारे पास एक्सेस है, तो ये पॉइंट पी है, तो बताइए ये इसकी एक्सेल पोजीशन पे रखा गया, इसकी एक्सेल पोजीशन पे है, तो इस एक्सेल पोजीशन की वजह से इसमें जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। और इस फील्ड को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ E1, और E1 की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी लिख लेंगे 2kp बाय आर क्यूब। अब बताइए यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअली में 40 सेंटीमीटर है, और P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है देख लेते हैं, इसके लिए P1 लिख लेते हैं, फिलहाल आप P1 लिख लीजिए। तो आइदर ऑफ द चार्ज, कौन सा चार्ज है, A के लिए कौन सा चार्ज हम यूज कर रहे हैं 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻⁶,
और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, ये वाली दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख देंगे, तो ये वैल्यू होगी 2 इंटू 10 की पावर -8, ये P1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और R की वैल्यू 40 है। ठीक है ना, इतना आगे समझ में। अब जरा आते हैं दूसरे केस पर। इस वाले केस में आप हमें बताइए जरा, ये जो हमारे पास डाइपोल रखा है उसके लिए ये वाला जो P पॉइंट है ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए जो फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी E2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी KP2/R3। R देखिए इसके लिए भी कितना दिया हुआ है 40, इसके लिए भी 40 ही दिया हुआ है, तो R की वैल्यू 40 है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है। P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू अगर आप इसके लिए देखें तो इसका चार्ज लिखेंगे, इसका चार्ज कितना था हमारे पास 4, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 4 इंटू 10 की पावर -8 आ गई। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो P2 है, ये एक्चुअली में जो P2 है वो 2 टाइम्स ऑफ P1 के बराबर है। देखिए 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो P2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ P1 के बराबर है। तो अब आप हमें बताइए कि अगर हम यहाँ पर इसको E1 लिख दें और इसको E2 लिख दें, और P2 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ P1 लिख देंगे, तो K 2 टाइम्स ऑफ P1 डिवाइडेड बाय R क्यूब, और इसको हम क्या लिखेंगे K, ये ऑलरेडी हमने 2 लिखते ही थे P1/R क्यूब। तो बताइए ये दोनों वेक्टर तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ E आ जाएगा, ये तो होगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है हम लोग को और ये आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करें इसमें हम लोग, √2 तो √2 की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए कितनी 2K P1/R क्यूब। ठीक है, अब देखिए K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू हमें है गिवन होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, P1 की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10 की पावर -8, R की वैल्यू कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो इसको हम 0.4 लिख देंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसी को सॉल्व करना है हमें, इसी पार्ट को, है ना। तो अब बताइए ये √2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, मल्टीप्लाइड बाय आपने क्यूब कर दिया। P1 की वैल्यू आपने रख दी कितनी, P1 की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू 10 की पावर -8। बस इसी को सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। तो आप बताइए ये 2√2 तो यही हो गया, 2√2 ये हो गया, और 2 एक और था, तो ये 2 से और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिक्कत नहीं। ये 10 की पावर माइनस ये 9 और ये 8, तो एक 9 यहाँ पर आ गया और ये 10 की पावर 1 ये बच गया, ये 9 था ये 8 हो गया। नीचे आ जाइए इसमें, तो ये 4 इंटू 10 की पावर 4 क्यूब कर दीजिए, ठीक है ना, और ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -6 हो गया, ये 300 से आ गया और ये इससे आ गया। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये आ गया था हमारे पास 10 की पावर -3, और ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर 4 हो गया। कितना हो गया 10 की पावर 4, बताइए 10 की पावर -3 हो गया, ऊपर गया ये 1 था तो 4 हो गया। तो आप देखिए यहाँ से एक ये कैंसिल हो गया हमारे पास 4 यहाँ से, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास √2 9/4 इंटू 10 की पावर, तो ये आंसर हमारे पास देखिए इसमें आना चाहिए था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें मैच कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा मैच कर रहा है बताइए। 9/√6, देखिए ये तो लिखा है 9 बाय, एक मिनट कहाँ गया, 16 होगा ना, ये हमने यहाँ पे 16 आएगा। देखिए कितने 4 थे हमारे पास, ये 4 एक ही 4 कैंसिल होगा, 2 नहीं होंगे यहाँ पे, है ना, एक 4 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, एक ही 4 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 ये 4 थे ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 2 2 मिलके एक ही 4 कैंसिल करेगा, तो ये वैल्यू आ गई 9/16 √2 इंटू 10 की पावर 4। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें आंसर मैच कर रहा है। तो इसमें आंसर अगर आप देखें तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इसमें। अब देखिए ये इस वाले 10 की पावर 4 दिया है और इसमें देखिए 10 की पावर 5 दिया है, तो जरा से भी चूक आपसे हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से करना है, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे तभी, वरना इसमें गलत होने के चांसेस फिर बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं बच्चों, ये वाला सवाल काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले पढ़ लीजिए। द टू चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे रखे गए, तो कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये -9, 0 और ये +9,
यहाँ पर रखा गया है 7 माइक्रोकूलम का चार्ज, ये ओरिजिन है हमारे पास, और यहाँ पे रखा है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो +7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम जो ओरिजिन से इस तरफ जो है वो 9 पे रखे गए हैं, 9,0, और ये आप -9,0 लिख लीजिए ऐसे चाहे तो, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे इन्होंने 0 मान लिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कब, ये फील्ड भी दी हुई है, ये फील्ड जो है वो आर का फंक्शन है, यानी फील्ड इस तरह से दी हुई है, ये ई गिवन है और ई की वैल्यू a/r²। तो देखा, ये जो दोनों चार्ज हैं ये किस में रखे गए हैं, ये किसी एक पोटेंशियल में रखे गए हैं, कोई पोटेंशियल है वहां पे, फील्ड अगर है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा गया है तो उसके साथ भी उसकी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी फील्ड में रखा गया है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट विल बी इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V। ये हम लोग लिखते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद। अब क्योंकि ये दोनों चार्ज यहाँ पर भी रखे गए तो इनके बीच में म्यूचुअली भी एक एनर्जी होती है, जो कि वैल्यू कितनी होती है, U इक्वल टू +K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R। ये भी एनर्जी होती है, दो चार्ज अगर रखे हैं इतनी दूरी पर तो होते हैं, केवल चार्ज रखें तो। अब क्योंकि ये किसी फील्ड में भी रखे गए इसलिए उसकी वजह से भी एनर्जी आ जाएगी। तो देखा जाए इस पे एक फील्ड की वजह से एनर्जी आएगी जो कि Q इंटू V के बराबर होगी, इस E की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, फिर इसके लिए भी होगी और फिर इनकी लिखेंगे एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी लिखें यहाँ पर तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। R इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है। इस केस में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का ये 9 और ये 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये तो हम 9 इंटू 10 की पावर 9 और चार्ज कितना है दोनों का प्रोडक्ट -14 9 हो गया, -14 इंटू 10 की पावर, क्योंकि ये भी माइक्रो में ये भी माइक्रो में तो 10 की पावर -12 हो गया, डिवाइडेड बाय R 18 सेंटीमीटर, तो 18 इंटू 10 की पावर -2 लिखेंगे। ये वाला पार्ट अगर आप देखें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, माइनस में आएगी, तो -0.7 आ जाएगा, ये 0.7, ये -0.7 आ जाएगा। तो अब जरा इधर हम देखते हैं क्या यूज करना है हम लोग को, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर अगर हमें ये फील्ड दिया है तो V की वैल्यू होती है -E.dr। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बाहर है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -A/r आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो V की वैल्यू एक्चुअली में A/r आ जाएगी, इंटीग्रेट करोगे ना तो 1/x का स्क्वायर तो A/r, तो पोटेंशियल कितना आ गया, A/r आ गया, ठीक है ना। अब देखिए बस ये वैल्यू यहाँ पे आपको अब पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें क्या निकालना था, तो टोटल एनर्जी कितनी थी, Q1 V1 प्लस Q2 V2 और ये हमने लिखा था 0.7, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। Q1 हमारे पास देखिए कितना है यहाँ पर, Q1 कितना है 7 माइक्रोकूलम और A/r है ना, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 7 इंटू 10 की पावर -6 A/r। R यहाँ पे कितना है 9 सेंटीमीटर, फिर 2 कितना था, ये है प्लस -2 माइक्रोकूलम, तो 10 की पावर -6, ये भी आप लिखेंगे A बाय, ये R1 लिख लीजिए, चलिए इसको R2 लिख लीजिए और ये 0.7 लिख लीजिए। A की वैल्यू भी देखिए बच्चों गिवन है, A कितना गिवन है 9 इंटू 10 की पावर 5, तो ये हम ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 और ये सब जैसे साइन है वैसे यूज करना हम लोग को सारा, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, A की वैल्यू बाहर 7 इंटू 10 की पावर -7, ये हो गया हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर, ये 9 सेंटीमीटर था ना, -2, ये आ गया -2 इंटू 10 की पावर -6, A की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर -2 और ये -0.7। इसको आप देखिए आराम से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 70 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये 20 आ गया और ये 0.7 आ गया, तो 50 माइनस 0.7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 49.3, तो 49.3 हमारा बच्चों आंसर आना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से वाला सवाल भी हम लोग आराम से कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से करिए, अच्छा क्वेश्चन था फिलहाल। तो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल वैसे तो हम लोग थ्योरी में पढ़ते ही हैं, काफी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं और अगर आपको पता है तो आप सीधे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए, देयर आर दी 3
नॉन कंसेंट्रिक शेल ए बी सी, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 कंसेंट्रिक शेल दिए हुए हैं, ये ए दिया हुआ है, फिर बच्चों हमें बी दिया हुआ है, और ये फिर हमें यहाँ पर एक सी दिया हुआ है, ठीक है ना। इनके रेडियस हमें अलग अलग मेंशन है सारे, जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो आप ये सब जो है बना लीजिए। इसका रेडियस कुछ हमें गिवन है, फिर हमें इसका रेडियस ये गिवन है, ठीक है ना, और फिर इधर एक ये रेडियस ये गिवन है। तो ये रेडियस हमें अलग अलग गिवन है। क्या गिवन है? इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कुछ सी, इसकी वैल्यू गिवन है बी, और इसकी वैल्यू गिवन है ए, ठीक है ना। और इनमें चार्ज रखा गया है। नीचे इस वाले में हमने चार्ज Q1 रखा है, इसमें चार्ज Q2 रखा है, और इसमें चार्ज Q3 रखा है। ये वाला शेल हमारा C है, ये वाला शेल B है, और ये वाला शेल A है, ठीक है ना। चार्ज रखा गया और एक कंसेंट्रिक है, बीच में सेंटर सबका कॉमन। तो पूछ रहे हैं कि A पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आपसे VA पूछ रहे हैं, VB भी पूछ रहे हैं, और VC भी पूछ रहे हैं। यही ऑर्डर में लिखा हुआ है कितना। तो अब बताइए इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है अपने इस शेल की वजह से होगा, जिसमें रखा गया Q1 की वजह से भी होगा इसका पोटेंशियल, Q2 की वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, और Q3 की वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है बताइए? कॉन्सेप्ट हमें ये मालूम है, अब आप कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए और फिर आंसर आ जाएगा। तो बताइए अगर कोई इस पे अगर हम चार्ज करते हैं, यहाँ पर चार्ज है अगर इस पे, इसका रेडियस है कैपिटल R, और P पॉइंट हम बाहर कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ से डिस्टेंस इसका है स्मॉल r। इस केस में पोटेंशियल होता है के 9 इंटू 10 की पावर 9 के, ठीक है ना। इस पे चार्ज अगर आपने रखा है Q, तो Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ये r है। हम मान के चलते हैं कि पूरा चार्ज जो है श्रिंक होके इसके सेंटर पे बस आ गया है, सेंटर ऑफ मास पे आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे आ गया, और उससे जो पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस है वो स्मॉल r हो गया। लेकिन अगर यही पॉइंट अगर हम इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ये सेम वही स्फीयर है, लेकिन ये P पॉइंट बाहर नहीं है बल्कि इसके बच्चों अंदर है, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है ना। और यहां से हम कह रहे हैं इसका डिस्टेंस स्मॉल r है, और ये रेडियस कैपिटल R है। तो इस केस में जब ये इसके अंदर होता है पॉइंट, तो हम लिखते हैं के क्यू बाय कैपिटल R। इसके अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, और वो पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय कैपिटल R के बराबर होता है, कहीं पर भी लिखिए, स्मॉल r पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो आप हमें बताइए अब इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगर इस ए वाले पॉइंट के लिए अगर हम कंसिडर करें, इस ए वाले पॉइंट के लिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के क्यू बाय ए आ जाएगी। बी वाले के लिए आप देखेंगे, याद रखिए इसी के लिए निकाल रहे हैं, तो बी वाले के लिए अगर आप देखोगे तो कितना आएगा? उसके लिए आ जाएगा के क्यू बाय बी आ जाएगा। फिर थर्ड वाले के लिए के क्यू बाय सी आ जाएगा। ये 1 लिख लीजिए, 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो ये आ गया हमारे पास इसके लिए, तो K1/4πε0 इस तरह से आ गया। इसमें हमने कौन सा केस यूज करा है? इसमें जो हमने अभी पढ़ा था उसमें कौन सा केस यूज किया है? सारे ये पहला वाला यूज करा है। जो पॉइंट पे हमारे पास है वो इस ए के रिस्पेक्ट में कहां पर है? बाहर है, यहाँ पे जो रखा है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हमने कंसिडर किया। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? ये पहला वाला देखिए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अपॉन ए में सब में इन्होंने लिखा रखा है, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। फिर ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, और ये फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा हर हालत। अब बी के लिए देख लेते हैं। तो बी के लिए जब आप इसको देखेंगे, बी के लिए पोटेंशियल देखेंगे बी सरफेस पर, तो वैल्यू कितनी आएगी? तो के क्यू बाय Q1 बाय बी आ जाएगा। बी वाले के लिए ए तो अंदर है ना, ये जो चार्ज है इस बी वाले सरफेस के लिए, इस बी वाले के लिए जो चार्ज Q1 है वो इसके अंदर रखा हुआ है, ये पूरा शेल इसके अंदर है, तो टोटल चार्ज तो Q1 अंदर होगा। तो हमें इसका रेडियस तो नहीं लिखना होता, बाहर वाले का लिखना होता है इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? के Q1 बाय बी। और अब इसके लिए भी कितनी हो जाएगी? बी। और इसके लिए कितनी हो जाएगी? ये उसके लिए बाहर है, तो Q3 बाय सी। तो इसमें बी आएगा। तो देखिए इसमें किस में आ रहा है, तो पहला तो दोनों के लिए सही हो गए थे, फिर बी आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाए, Q1 Q2 बाय बी, Q3 बाय सी। और फिर थर्ड वाले के लिए, सी वाले के लिए देखेंगे तो सभी पॉइंट इसके अंदर हैं, तो सी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास? ये थर्ड ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आराम से होता है। वैसे तो थ्योरी का पार्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा बच्चों इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको करिए, इसके क्वेश्चंस करिए। अच्छे क्वेश्चंस के जेईई एडवांस वगैरह में भी आते हैं, और ये भी आया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको एक दो बार और थोड़ा लगाइएगा, एक टाइम के बाद फिर से इसको यूज करिएगा, इस क्वेश्चन को लगाइएगा, तब जाके इसमें थोड़ी क्लियरिटी आती है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। हम लोग ने जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2026 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन आए थे वो सारे कर लिए।
और ये चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। और इसमें भी जेईई मेंस के जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इजी कैटेगरी के हम क्वेश्चंस को नहीं कह सकते। तो कुछ ना कुछ हर एक में ऐसा था कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए या कई बार हम उनमें कंफ्यूजन रहते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से करिए इसके चैप्टर के ये सारे क्वेश्चंस भी दोबारा एक समय के बाद करिए, कुछ दिनों में कर लीजिए और कुछ और पुराने क्वेश्चंस जो 1-2 साल के आए हुए हैं उनको भी जरूर लगाइए, तभी इस चैप्टर में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस मेंटेन हो पाएगा। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।